तो प्यारे छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। प्यारे छात्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टॉपिक में, कि हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद के बारे में। ठीक है बाबू, बहुपद के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, पूरे एकदम विधिवत से पढ़ेंगे, और हमें नहीं लगता है कि आज के बाद आपको किसी प्रकार का इसमें डाउट होगा भी। ठीक है, चलिए वीडियो में एकदम लगातार बने रहिए, अंत तक बने रहिए, तभी आपको कोई चीज़ अच्छे तरह से समझ में आएगा। ठीक है बाबू, चलिए सबसे पहले देखिए बाबू, बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर क्या है बाबू, 2 नंबर है। ठीक है, चलिए आइए थोड़ी चीज़ें इस पर नज़र रखते हैं। बहुपद पढ़ने का श्रेय क्या है, सबसे पहले इस पर नज़र रखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हैं 6 लिखे हैं, 7, 8, 9 और 10 लिखे हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है बाबू कि हम लोग जो बहुपद पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं 6 से ही हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं ना कहीं 6 से भी इसका प्रयोग होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि 6 में जब पढ़ते हैं तो हम बीजगणित के रूप में पढ़ते हैं। किसके रूप में पढ़ते हैं, तो बीजगणित के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, वहीं 7 में जब प्रवेश करते हैं, यानी कि 7 में जब आते हैं तो सरल समीकरण के रूप में इसका उपयोग होता है। और वहीं जैसे ही 8 में हम प्रवेश करते हैं, यानी कि 8th क्लास में जाते हैं, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका अध्ययन करते हैं हम। और जैसे ही 9 में जाते हैं, यानी कि 9th क्लास में जाते हैं, 9th स्टैंडर्ड्स में जाते हैं, तो हम बहुपद के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो हम बहुपद 9th में भी पढ़ लिए हैं, और 10th में भी बहुपद का नाम बहुपद ही है। जिस तरह से 9 में भी बहुपद का नाम बहुपद है, उस तरह से 10th भी बहुपद है, लेकिन थोड़ा उसका क्या है, क्राइटेरिया बढ़ गया, यानी कि थोड़ा विस्तार हो गया। ठीक है, 9 में हम जो पढ़े थे तो छोटी छोटी यानी कि कुछ ही पढ़े थे, और 10th में पढ़ेंगे तो उससे आगे यानी कि विस्तार रूप से हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोग अच्छी तरह से हमारी बातों को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आप समझ लिए। तो चलिए थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। इसके बाद जो 10th क्लास में हम लोग का बहुपद पढ़ना है, वो एक्सरसाइज के माध्यम से हम आपको बहुत विस्तार से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बाबू, चलिए तो यहाँ पर बेसिक चीज़ें हम लिखे हैं, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम पिछले क्लास में भी पढ़ लिए हैं, लेकिन आप अगर नहीं पढ़े हैं तो इसमें भी आपको अच्छी तरह से हम समझा देंगे। यहाँ पर भी आपको कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात आती है बहुपद की। ये बहुपद होता क्या है, ये बहुपद कहते किसे हैं। ठीक है, तो बहुपद का परिभाषा कहते हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं बाबू, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक जिसको कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों का घातांक पूर्ण संख्या, ये चर क्या होता है और उसका घातांक क्या होता है। तो घात के बारे में तो आप लोग पीछे क्लास में भी आप पढ़े हैं, अच्छे तरह से जानते भी होंगे घात के बारे में। ठीक है, घात का मतलब पावर होता है, जो संख्या पर ऊपर में रहता है उसके माथे पर जो रहता है उसी को हम लोग घात बोलते हैं। ठीक है, ये चर क्या होता है, सबसे पहले चर जानने वाले। ठीक है, ये चर क्या होता है, चर के बारे में जानेंगे, और बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात आती है बीजीय व्यंजक की। तो ये जितने सारे हम लिखे हैं ना बाबू, ये जितने सारे हम लिखे हैं वही बीजीय व्यंजक कहलाता है। ये जितने सारे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये सारी जो भी हैं, ये सभी बीजीय व्यंजक हैं। क्या है, तो बीजीय व्यंजक, इसी को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक के बारे में आप लोग पूरी जानकारी रख लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या, चर के बारे में विधिवत रूप से देखेंगे। तो ये चर क्या होता है, तो चर के मतलब कि एक्स, वाई, जेड के फॉर्म में आप लोग देखेंगे वही चर है। ठीक है, वही चर है। जिस तरह से देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर देखिए एक्स और वाई 2 आ गया, और एक जेड भी आ गया, तो यही सब चर होता है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि आप समझ गए होंगे कि बीजीय व्यंजक किसको बोलते हैं और चर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम चर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ चरों की संख्या है, नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स, बहुपद की घात है, इसके बारे में हम डिटेल आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बता देना चाहते हैं कि इसको बोलते हैं नंबर्स ऑफ वेरिएबल, यानी कि चरों की संख्या। ये चर क्या होता है, आगे आप पढ़ेंगे तो चर और अचर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको चर के बारे में बतला दें। तो जो चर जो कि बदलता नहीं है, यानी कि एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये सी, ये सब चर हैं जो कि बदलता नहीं है। ठीक है, जो कि बदलता नहीं है। और जैसे कि अचर की अगर बात किया जाए, अचर की बात किया जाए, तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, यानी कि इस तरह से क्या होता है, अचर होता है। ठीक है बाबू, तो ये चर हो गया और ये हो गया अचर हो गया। ठीक है, जो कि हमेशा ये बदलता रहता है। चलिए आइए बढ़ते हैं और आगे की जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए
आगे की जानकारी हम आपको बता देना चाहेंगे कि अब चरों की संख्या के बारे में जान लेंगे कि ये चरों की संख्या क्या है। तो चरों की संख्या के बारे में आप लोग बता दिए, हम लोग जान लिए कि चरों की संख्या यही चर है, यक्स होगा, कभी यक्स वाई होगा, कभी जेड होगा। तो इसमें चरों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले इसको देख लेंगे कि बीजीय व्यंजक हम तो समझ लिए, चर समझ लिए, और कह रहा है कि इसका जो घात है ना पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या बाबू होना चाहिए? पूर्ण संख्या। तो इसका घात के मतलब ऊपर वाला, और पूर्ण संख्या के बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, यानी कि इस रूप में होना चाहिए, ना ही पॉइंट में होना चाहिए, ना ही रूट में होना चाहिए। ना ही पॉइंट में यानी कि ना ही दशमलव में होना चाहिए, ना ही रूट में होना चाहिए, और ना ही इसको माइनस में हम कर सकते हैं। यानी कि घात जो होगा हमारा, आप उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरह से समझ लिए कि जब भी घात की चर्चा किया जाएगा, जब भी घात की बात किया जाएगा, कोई भी व्यंजक की घात की बात किया जाए, तो ना ही हम माइनस में कर सकते हैं उसको, समझ गए आप लोग, ना ही उसको रूट में कर सकते हैं, और ना ही उसको क्या करते हैं बाबू, पॉइंट में यानी कि दशमलव में कर सकते हैं। यानी कि आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जब भी मान होगा तो हमेशा पूर्ण संख्या। जैसे देखिए इसका घात क्या है, यक्स के पावर 2 है, यक्स के घात क्या है, 2 है, तो इसका घात क्या है, पूर्ण संख्या। जैसे इसका घात क्या है बाबू, तो 3 है, तो 3 कैसी संख्या है, तो एक पूर्ण संख्या है। जब इसका घात क्या है बाबू, 3 है, तो 3 कैसी संख्या, तो पूर्ण संख्या। इसका अब घात देख लेते हैं, तो इसका भी घात 2 है, इसका घात 2 है। अब इस तरह से और आएगा, देखिए इसका घात ये √1 है, अगर इसको निकालेंगे तो x का घात 1/2 होगा। जब इसको एक्सप्रेस करेंगे यानी कि बनाएंगे तो x का घात 1/2 होगा। जो कि हम बोले हैं कि जब भी घात हो पॉइंट में नहीं होना चाहिए, अगर पॉइंट में होगा तो ये नहीं होगा, तो x बराबर 0 क्या होगा, 5 होगा, तो पॉइंट में आ गया तो ये नहीं होगा, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह की ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें और आगे बताना चाहेंगे पूरा डिटेल। अब परिचय इसका ले लीजिए, इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम पूरे डिटेल पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 के बारे में, और इसके बाद 2, 3, 4 आगे जो भी है एक्सरसाइज उसको एक एक करके हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आप सीख लिए कि उसकी बीजीय व्यंजक किसको बोलते हैं, तो ये सब बीजीय व्यंजक हम लिखे। इसके बाद चर किसको बोलते हैं, तो चर के बारे में भी आप लोग नॉलेज ले लिए। इसके बाद घातांक, घातांक का मतलब पावर, और पावर पूर्ण संख्या हो उसके बारे में भी आप लोग अच्छे तरह से समझ लिए कि ये पूर्ण संख्या हमेशा होना चाहिए, यानी कि पॉइंट में ना हो, ना ही निगेटिव, और ना ही क्या दशमलव में, और ना ही निगेटिव, और ना ही क्या बाबू रूट में होना चाहिए। अब चलिए चरों की संख्या। अच्छा एक बात बतलाइए आप लोग कि इसमें चर की संख्या कितनी है, इसमें चर की संख्या कितनी है। तो देखिए ये x है, ये भी x है, यानी कि एक ही कास्ट का है, ऐसे समझिए कि एक ही कास्ट का है। तो जब भी एक ही जैसा लगे ना तो उसको एक मानते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें जो चर की संख्या है वो कितना है बाबू, 1 है। इसमें आप लोग चर की संख्या बताइए। तो चर की संख्या जैसे ही बोलिएगा तो देखिए एक x है और दूसरा y है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें चर की संख्या 2 है। इसमें आप चर की संख्या तो आपको कहिएगा कि 1 है, ठीक है, 1 है। इसमें चर की संख्या तो इसमें भी 1 है। इसमें चर की संख्या देखिए 1 है, 2 है, और एक 3 है, ठीक है। आप चर के बारे में अच्छे तरह से नॉलेज रख लिए, ठीक है। चलिए इसमें भी क्या है, तो इसमें भी आप 1 समझ सकते हैं कि इसमें भी 1 है। बिल्कुल एकदम आपको अच्छे ढंग से समझा देंगे, और अब उम्मीद है कि अच्छे तरह से आप लोग समझ भी रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। और इस सब बतला है कि इसमें क्या होगा कि चर है, लेकिन ये सब हमको फाइंड आउट नहीं करना है, नहीं हो सकता है, ठीक है। ये वेरिएबल नहीं हो सकता है, यानी कि ये इसका घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसको हम बीजीय व्यंजक नहीं समझ सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुपद की घात की बात आती है। अगला पॉइंट क्या आती है बाबू, बहुपद की घात के बारे में। तो बहुपद की घात देखिए, इसका घात आपको क्या दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं कि इसका घात क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। इसका घात आपको कोई भी बहुपद लिए तो उसका घात क्या दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे आप कि इसका घात हमको 3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बहुपद का घात जो होगा वो 3 होगा। बहुपद का घात क्या होगा, 3 होगा, यानी कि वो अधिकतम से अधिकतम संख्या को लेना है, अधिकतम से मान के बहुपद के घात के अधिकतम मानों को ही क्या बोलते हैं, बहुपद की घात। यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि घात की अधिकतम मान, अधिकतम मान, जो घात के अधिकतम मान है ना, घात के अधिकतम मान है वही बहुपद का क्या होता है बाबू,
घात होता है। जिस तरह से आप लोग इसमें देखे होंगे कि इसका घात क्या है 3 है और इसका घात आप कह सकते हैं 1 है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका घात है तो इसका है, तो अधिकतम घातों की संख्या क्या होगी 3 होगी, तो यही बहुपद का घात हो जाएगा। उस तरह इसमें आप अगर बहुपद का घात निकालना चाहेंगे तो इसमें आप बताइए कि क्या होगा। तो इसमें आप कह सकते हैं कि इसका 2 है, इसका 1 है, तो सबसे अधिकतम क्या है 2 है, तो हम 2 को ले लेंगे, ठीक है। उसी तरह इसमें अगर देखना होगा तो इसमें हम देखेंगे कि x का पावर 3 है, y का पावर 1 है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे अधिकतम घात किसका है तो 3 है, तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। x का घात 3 है तो 3 लिख लेंगे। उसी तरह इसमें अगर इस व्यंजक में निकालना होगा हमको तो x के घात 2 है, x के घात 2 है और इसमें कुछ नहीं है तो हम 2 लिख लेंगे, यानी कि अधिकतम घातों की संख्या को ही बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। उसी तरह इसमें 1 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह इसमें 2 हो जाएगा तो 2 लिख देंगे इसमें, ठीक है। उसी तरह अगर आगे है तो इसमें नहीं होगा, ठीक है, इसमें नहीं होगा और इसमें 1 होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, ठीक है। और इसमें इस समय नहीं होगा, ठीक है, इसमें नहीं होगा क्योंकि हमको पूर्ण संख्या चाहिए और पूर्ण संख्या ये सब नहीं है, तो इसमें बहुपद के घात हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बाबू, यहाँ तक हम समझ सकते हैं कि आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, यानी कि आगे हमारी है टॉपिक में बहुपद के प्रकार। बहुपद के देखिए 3 प्रकार होता है। कौन कौन से बहुपद के प्रकार हैं? तो पहला होता है रैखिक समीकरण, जिसको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, जिसको रैखिक बहुपद के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा उसी तरह से है द्विघात बहुपद, तीसरा है त्रिघात बहुपद। अच्छा, आप एक बात बतलाइए, जब हम कह रहे हैं कि रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद से आपको कुछ स्पष्ट हो रहा है तो आपको हम बता दें कि रैखिक का मतलब एक होता है, लीनियर का मतलब बाबू क्या होता है एक, यानी कि लीनियर बहुपद यानी कि जिस पर एक हो, क्या हो घात, बहुपद के घात जिस पर एक हो उसी को हम लीनियर बहुपद के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जिस पर घात एक हो, तो इसको भी हम कह सकते हैं बहुपद को। और देखिए किस पर घात है, देखिए इस पर घात 1 है, तो इसको भी हम लीनियर बहुपद के नाम से जानते हैं। इसको भी लीनियर बहुपद कहेंगे, इसको भी लीनियर बहुपद कहेंगे, यानी कि बहुपद के घात 1 जिस पर हो उसको हम लीनियर बहुपद के नाम से जानेंगे। इस तरह से और आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर भी लीनियर बहुपद आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर घात इसका क्या है 1 है। इस तरह से आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं या रैखिक बहुपद बोलते हैं जिसको, यानी कि जिसके घात पर, यानी कि जिस व्यंजक या जिस बीजीय व्यंजक के घात 1 हो, यानी कि घात 1 हो, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बढ़ते हैं द्विघात। देखिए द्विघात कहने से ही आपको समझ में आ रहा है कि द्विघात का मतलब 2 घात, जिस बीजीय व्यंजक में चरों के मान पर, यानी कि चरों की संख्या 2 हो, यानी कि किसकी घात की संख्या बाबू, घात की बात कर रहे हैं हम कि घात की संख्या 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। उसे क्या कहते हैं द्विघात बहुपद। आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे होंगे मेरी बातों को, हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, देख रहे हैं आपकी 2 घात हैं, तो द्विघात बहुपद का मतलब होता है, जिसका इंग्लिश होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जिस पर घात 2 हो, जिस पर घात 2 हो तो उसको हम लोग द्विघात बहुपद। तो देखिए कहाँ कहाँ घात 2 है, तो देखिए यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 2 है, तो इसको कहते हैं हम द्विघात बहुपद, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं तो यहाँ पर घात आपको 2 मिलेगा, यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, तो इसको भी हम बोलेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको घात 2 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा होगा, यानी कि इसको भी हम बोलेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है। आगे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं त्रिघात की ओर। त्रिघात कहने से मतलब होगा कि 3 को जिस पर, त्रि का मतलब 3 होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब ही 3 होता है। जिस तरह स्क्वायर का मतलब 2 होता है, उस तरह क्यूब का मतलब 3 होता है। तो यहाँ पर दे दिया है साफ साफ शब्दों में कि त्रिघात बहुपद, यानी कि बहुपद का घात कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, बहुपद का घात 3 होना चाहिए। तो देखेंगे कि इसमें बहुपद का घात कौन कौन से 3 हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि जो बहुपद का घात है वो कितना है बाबू 3 है। उसी तरह और आगे हम लोग अगर बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर भी बहुपद का घात 3 है, यहाँ पर भी बहुपद का घात कितना है 3 है। यानी कि हम समझ सकते हैं
कि जिस बीजीय व्यंजक में बहुपद का घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। उसी तरह जिस पर घात 2 हो तो द्विघात बोलेंगे। उसी तरह जिस पर घात 1 हो तो लीनियर बोलेंगे। ठीक है, हम उम्मीद करता हूँ अच्छे तरह से आप मेरी बातों को समझ गए होंगे और इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट भी नहीं हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि हम मोटे मोटे शब्दों में पूरे डिटेल समझ लिए। अब बात आती है शून्य की, क्योंकि जब चैप्टर नंबर 1 यानी कि एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1 को देखेंगे, यानी कि हम परिचय के साथ साथ एक्सरसाइज 2.1 भी आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर शून्यांक की बात किया जाए, अगर शून्यांक हम नहीं समझे रहेंगे तो एक्सरसाइज 2.1 जब बढ़ाएंगे तो थोड़ा परेशानी हो सकता है। तो परेशानी को पहले ही दूर कर लेते हैं ताकि ये परेशानी आए ना। ठीक है, शून्य का मतलब होता है ना कि कोई भी दिए रहे बीजीएफ व्यंजक उसके बराबर जीरो कर लीजिए। शून्य का मतलब यही होता है कि मान लेते हैं 2x - 4 है, 2x - 4 है तो उसके बराबर में जीरो कर लीजिए। अब जब बराबर में जीरो कीजिएगा, इसको हम अभी मिटा देते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि 2x इधर माइनस है, बराबर को उस साइड जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो x बराबर इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है और इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये x बराबर कितना हुआ, 2 हो गया। तो जब इसी तरह से क्या निकलता है बाबू, शून्यक निकलता है। इस तरह से शून्यक निकलेगा। और जब आगे पढ़ेंगे 2.1 प्रश्नावली तो उसमें शून्य के बारे में चर्चा होगा और उसमें होगा ये कि जिस तरह से हम देखेंगे कि कोई अक्ष है और कोई अक्ष पर जितनी बार x अक्ष पर रेखा काटेगी वही शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, उसी को शून्य की संख्या कहते हैं। तो x पर जितनी बार रेखा काटेगी, मान लेते हैं कि इस तरह से आपको डायग्राम आगे देखने को मिलेगा कि ये है, तो ये x अक्ष हो गया। तो ये x अक्ष इधर माइनस में होता है 2 3 4, इधर प्लस में होता है 1 2 3 4। ठीक है, इधर माइनस में होता है। ठीक है बाबू, चलिए। तो ये x अक्ष है, मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ कोई रेखा, ऐसे करके ऐसे कटा, तो जितनी बार x पर कटेगा उसी को हम लोग शून्यक बोलेंगे और वहीं हमको फाइंड आउट करना है एक्सरसाइज 2.1 में। तो चलिए हम एक्सरसाइज 2.1 की ओर बढ़ते हैं और हम समझ सकते हैं कि इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे छात्रों, आइए देखते हैं अपने एक्सरसाइज को, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्नावली को देखते हैं। पूरे आप उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरह से जो भी हम समझाए हैं बेसिक रूप से वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, यानी कि पूरा इंट्रोडक्शन क्लास यानी कि परिचय जो है उसको अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं उसके एक्सरसाइज को। देखिए, इसमें एक्सरसाइज 2.1 में पूरे 6 क्वेश्चन दिए हैं। कितने क्वेश्चन बाबू? पूरे 6 क्वेश्चन, मात्र एक है जिसमें नंबर 1 में 6 क्वेश्चन दिए हैं, वहीं एक्सरसाइज 2.1 में है। इसके अलावा जब 2.2 में चलेंगे तो शून्य के बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। आगे बहुत अच्छी तरह से हम बताने वाले हैं कि शून्य होता क्या है, लेकिन आप उम्मीद करता हूं कि मोटे मोटे शब्दों में आप शून्य के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर भी अब जब निकालेंगे ना तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक एक करके हम शून्य ज्ञात करने के प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है बाबू कि किसी बहुपद यानी कि px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। यानी कि बुक की बात कर रहे हैं, जो किताब है ना NCERT का बुक है ना, उस किताब में ये एक्सरसाइज में 2.1 आकृति में 10 आकृति में दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में px के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो ग्राफ दिया गया है ना, ये ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है ये आपको जानना है, ये बताना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सबसे पहले समझते हैं। देखिए, पहला का कहता है कि पहला का ग्राफ इस तरह से दिया है, दूसरा का ग्राफ इस तरह से दिया है, तीसरा का ग्राफ इस तरह से दिया है, चौथा का ग्राफ इस तरह से, पांचवा का इस तरह से और छठवां का इस तरह से। तो आप लोग कहेंगे कि क्या ये टेढ़े मेढ़े बनाए हुए हैं, क्या ये आप आर्ट बनाए हैं कि साइंस है कि क्या है, आप समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से आप बनाए हैं। तो ये एक्सरसाइज में पढ़िएगा ना आप लोग बाबू, जब किताबियाँ देखिएगा ना तब आपको समझ में आएगा कि इस तरह से ग्राफ किताबियों में दिया है, वही हम बस क्या किए हैं कि ये बोर्डवा पर बना दिए हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि देखिए, इसको बोलते हैं हम वाई अक्ष, ये पूरे हैं वाई अक्ष, इसको वाई और वाई डैश से सूचित करते हैं, और इसको बोलते हैं यक्ष अक्ष, यानी कि यक्ष और एक्स डैश से सूचित करते हैं इसको। तो हम बोले हैं कि जब भी हमको शून्यकों की संख्या ज्ञात करना होगा, जब भी हम शून्य ज्ञात करेंगे
तो हम y अक्ष पर देखेंगे कि y अक्ष पर कुछ रेखा काट रही है। अगर y अक्ष पर जितनी बार रेखा काटेगी वही हमारा शून्यकों की संख्या होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि पहले वाले क्वेश्चन में y अक्ष पर कोई रेखा काट रहा है, तो रेखा तो देखिए यहाँ पर सीधा है, यही ना रेखा है, यही ना बाबू रेखा है, रेखा सीधा है, लेकिन ये काट रहा है लेकिन किस पे काट रहा है? तो आप लोग कहिएगा कि ये तो y पर काट रहा है। तो हम बताए हैं कि शून्यक निकालेंगे तब भी जब x पर कोई रेखा कटेगा। अगर x पर नहीं कट रहा है तो उसकी शून्यकों की संख्या नहीं निकल सकता है, चाहे कितना भी बार कटा हो। मान लेते हैं कि ये देखिए ये कटा है y पर, तो y पर कटा है तो y की संख्या यहाँ ज्ञात करेंगे। यानी कि इसमें शून्यक की संख्या की अगर बात की जाए तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना होगा। तो शून्य की संख्या बराबर क्या होगा बाबू? 0 होगा। इसमें क्या होगा? शून्य की संख्या 0 होगा। आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ गए होंगे, क्योंकि जब y पर कटेगा तो कोई उसका शून्य की संख्या नहीं ज्ञात होगा, बस x अक्ष पर कटेगा तब शून्य की संख्या ज्ञात होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि देखिए ये पता है आपको कि ये है y अक्ष, ये पूरा ये है पूरा x अक्ष और ये बाबू है पूरा y अक्ष। ठीक है, ये खाड़ा वाला लाइन y अक्ष से डिनोट करते हैं और जो पड़ा वाला का मतलब जो इस तरह से लाइन है उसको x अक्ष से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए इस पर यहाँ से रेखा जो यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक कटा, यहाँ पर कटा, लेकिन यहाँ पर जो रेखा कटा है क्या कह सकते हैं कि ये x पर कटा है? तो आप लोग कहिए कि जी नहीं, ये किस पे कटा है बाबू? तो ये y पर कटा है, तो y का हम तो काउंट करेंगे नहीं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये वाला है आपका ये अक्ष, और देखिए इसी पर एक कटा है, एक बार कटा है। अगर एक बार कटे तो एक शून्यक बोलेंगे, 2 बार कटे तो 2 शून्यक बोलेंगे, 4 बार कटे तो 4 शून्यक बोलेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि x अक्ष पर का है, कटा है। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे बाबू कि जो शून्यक होगा इसका शून्यक होगा, तो शून्य की संख्या आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें शून्य की संख्या कितना होगा? तो 1 होगा। यानी कि दूसरा में शून्य की संख्या कितना होगा? 1 होगा। आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से ये बन रहा है। ठीक है, शून्य की संख्या किस तरह से ज्ञात किया है, क्योंकि आगे भी हम देखा है कि जो भी x पर जितनी बार रेखा x अक्ष पर कटेगा उसी को हम लोग शून्यक बोलेंगे। जितनी बार कटे, चाहे यहाँ से स्टार्ट हो गए 5 बार 10 बार 20 बार, जितना भी कटे वही अक्ष है। आगे चलकर आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर इस तरह से बनाए गए, इस तरह से x y करके यहाँ पर इस तरह से बनेगा ग्राफ। तो आप एक्सरसाइज 2.2 में अगर देखेंगे तो इस तरह से आप लोग बताएंगे और हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में और अच्छे तरह से इस पर क्या करेंगे, समझेंगे भी। ठीक है, चलिए तो इसको अभी रहने देते हैं, एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं इसमें। तो ये है x अक्ष, तो देखिए यहाँ पर एक कटा, ये क्या है? तो बाबू ये y है, तो y को काउंट नहीं करना है। यहाँ पर भी x का है तो x को कटा, यहाँ पर भी x है, x को कटा। यानी कि कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें 3 बार x को काट रहा है, 3 बार x पर रेखा कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है और यहाँ पर कट रहा है। तो x का ही हमको ज्ञात करना है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो शून्यक हमारा है, शून्य की संख्या कितना है बाबू? तो 3 होगा। आप लोग अच्छी तरह से इसको भी समझ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है तो यही ना x है, यही लाइन में x है और x पर देखिए यहाँ भी कट रहा है और यहाँ भी कट रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि x पर 2 बार कट रहा है, तो शून्य की जो संख्या होगा, शून्य की संख्या होगा तो क्या होगा बाबू कि शून्य की संख्या 2 होगा। ठीक है, शून्य की संख्या कितना होगा? 2 होगा। यानी कि x अक्ष पर जितनी रेखा काटेगी वही शून्य की हमारी संख्या होगी। तो 2 बार काटा तो 2 संख्या हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि देखिए सबसे पहले ये x अक्ष है और x अक्ष पर देखिए कितने बार कट रहा है, 1 बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है और देखिए यहाँ पर 4 बार कट रहा है। यानी कि 4 बार कट रहा है। तो हम कहेंगे कि जो शून्यक होगा, जो शून्य की संख्या होगा तो कितना होगा बाबू? तो 4 होगा। शून्य की संख्या कितना होगा? तो 4 होगा। आइए बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला देखिए क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 और इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि देखिए ये x अक्ष पर जा रहा है, लेकिन देखिए x अक्ष पर देखिए यहाँ पर एक कटा, यहाँ पर एक कटा और यहाँ पर देखिए कट नहीं रहा है, बस टच कर रहा है, बस टच कर रहा है। यहाँ पर भी टच कर रहा है, यहाँ पर भी टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है और यहाँ पर भी टच कर रहा है। यानी कि देखिए यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 3,
एक बार यहाँ पर किया और एक बार यहाँ पर टच किया और एक बार यहाँ पर टच किया, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें जो शून्य की संख्या हमारा होगा तो कितना होगा बाबू, 3 होगा। शून्य की संख्या कितना होगा, शून्य की संख्या बाबू, तो हम कह सकते हैं कि इसमें 3 होगा। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से इस एक्सरसाइज को समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि हम बेहतर तरीके से आपको बनाने का प्रयास किए हैं और पढ़ाने का प्रयास किए हैं और सिखाने का भी प्रयास किया है, ठीक है। इसी तरह से एक्सरसाइज जब 2.2 स्टार्ट होगा तो पूरा विस्तृत रूप से शून्य के बारे में चर्चा होगा, ठीक है, और उसका जो व्यापक रूप है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और जिस तरह से ये बताए थे इस तरह से निकाल के टेबल के माध्यम से निकालना भी सिखाएंगे एक्सरसाइज 2.2 में। उम्मीद है अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा दोस्तों के बीच उसको शेयर करते रहिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाबू जय हिंद।